नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में हम आपको पूरी दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करवाएंगे, जिसमें आज बात होगी आर्थिक संकट से जूझते श्रीलंका के ताजा हालातों की। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में मूसलाधार बारिश से प्रभावित हुए लोगों की, उज्बेकिस्तान के कराकल्पकस्तान में आपातकाल की घोषणा की, ओहायो के एक्रोन शहर में जारी पुलिस की कार्रवाई के वीडियो की, यूक्रेन में तबाही के मंजर की और डेनमार्क के कोपेनहेगन में गोलियों से हुई मौतों की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का उनकी बड़ी कामयाबी का दावा। दोनाबास क्षेत्र में यूक्रेन का आखिरी किला रूस समर्थक अलगाववादियों ने छीना। रूसी राष्ट्रपति ने अपने सैनिकों को पुरस्कृत करने की घोषणा की। जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से पलटवार करने का दिया भरोसा। अमेरिका के ओहियो में पुलिस फायरिंग में एक अश्वेत युवक की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। व्यापक जांच की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से सड़कों पर हजारों लोग। पुलिस ने घटना से जुड़े कई वीडियो किए जारी। पुलिस ने 60 बार किए फायर। डेनमार्क के कोपेनहेगन मॉल में अंदर फायरिंग, गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, कई अन्य घायल, 3 की हालत गंभीर। हमलावर गिरफ्तार, भेजा गया पुलिस हिरासत में। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने हमले को बताया देश पर एक क्रूर हमला। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा। 30,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश। स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए सेना तैनात। मौसम विभाग भारी बारिश की जारी की, मौसम विभाग ने चेतावनी। उज्बेकिस्तान में स्वायत्त प्रांत में संवैधानिक सुधारों के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। आपातकाल की घोषणा, हिंसक प्रदर्शन में 18 लोगों की मौत। प्रदर्शन को रूस ने बताया उज्बेकिस्तान का आंतरिक मामला। उज्बेक नेतृत्व द्वारा हमले का जल्द हल करने का जताया भरोसा। इटली में अल्पाइन ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। ग्लेशियर की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत, 18 लोगों के बर्फ और चट्टानों के मलबे में फंसे होने की आशंका। ग्लेशियर को बचाने के लिए लिया जा रहा है तिरपाल का सहारा। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन संकट की। रूस यूक्रेन के बीच मचे युद्ध में आए दिन नए घटनाक्रम सामने आते जा रहे हैं। एक तरफ तो रूस ताबड़तोड़ हमलों पर हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। ऐसे में लंबे संघर्ष के बाद रूस ने यूक्रेन से डोनाबास क्षेत्र का आखिरी किला भी छीन लिया है। दरअसल यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र स्थित लिसिचांस्क शहर पर कब्जा होने के साथ रूस ने अपनी सैनिक कार्रवाई का एक और अहम मकसद हासिल कर लिया है। ताजा हालात और स्थिति क्या कहती है, वहां की इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लंबे संघर्ष के बाद रूस ने यूक्रेन से डोनबास क्षेत्र का आखिरी किला छीन लिया है। दरअसल यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र स्थित लिसिचांस्क शहर पर कब्जा होने के साथ रूस ने अपनी सैनिक कार्रवाई का एक अहम मकसद हासिल कर लिया। करीब 1 हफ्ते की भीषण लड़ाई के बाद यूक्रेन की सेना लिसिचांस्क शहर से पीछे हट गई। लुहांस्क इलाके में यह आखिरी बड़ा शहर है जहां अब तक यूक्रेनी सैनिकों का कब्जा था। रूस समर्थक अलगाववादियों का लुहांस्क और दोनेत्स्क के बड़े हिस्से पर वर्ष 2014 से ही कब्जा है, लेकिन अलगाववादियों को अब तक लिसिचांस्क पर बढ़त हासिल नहीं हो पाई थी। दोनों तरफ से जारी भीषण लड़ाई में सैन्य बलों ने पहले लिसिचांस्क के बाहरी इलाकों पर कब्जा जमाया, जो रणनीतिक तौर पर काफी अहम था। लिसिचांस्क के बाहरी इलाके में कई तेल शोधन कारखाने सहित महत्वपूर्ण औद्योगिक परिसर मौजूद हैं, जिस पर अब अलगाववादियों का कब्जा है। रूस ने लिसिचांस्क पर पूरी तरह से कब्जे का दावा करते हुए कहा कि यूक्रेनी सैनिकों ने अपनी हार को देखते हुए स्थानीय लोगों को बंधक बना लिया, जिसे रूसी समर्थक सैनिकों ने नाकाम कर दिया।
इस बीच रूसी सैनिकों की लुहांस्क क्षेत्र में कामयाबी को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने जाबाज सैनिकों को पुरस्कृत करने का फैसला किया है। मैं उन सभी सैन्य कर्मियों को पुरस्कार देने की घोषणा करता हूं, जिन्होंने सैन्य कार्रवाई के जरिए लुहांस्क क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुझे पता है कि रूसी सेना में काफी बहादुर, पेशेवर और साहसी सैनिक हैं। उन सभी सैनिकों को रूस की सरकार राज्य पुरस्कार से नवाजेगी। डोनबास क्षेत्र में भले ही रूस को बढ़त हासिल हो गई हो, लेकिन भीषण संघर्ष का खतरा अभी भी बरकरार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पलटवार करने की बात कही है, क्योंकि यूक्रेन को यूरोपीय देशों और अमेरिका से लगातार सैन्य सहायता मिल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने वादा किया है कि यूक्रेनी सुरक्षा बल लिसिचांस्क वापस लौटेंगे। उन्होंने सैनिकों को धन्यवाद भी कहा। हमारे सैनिक अपने नागरिकों की जीवन रक्षा करते हैं, जो देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। हम अपने दीवारों को फिर से बनाएंगे, हम अपनी जमीन को वापस जीतेंगे, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित निकालने की है। अगर हमारी सेना के कमांडर सामने के कुछ जगहों से लोगों को वापस बुलाने की स्थिति आती है, तो इसका मतलब है कि उन जगहों पर हमारे दुश्मन की स्थिति काफी मजबूत है। यही बातें लिसिचांस्क पर भी लागू होता है। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए यूक्रेन के नियंत्रण वाले स्लोवियांस्क शहर में दोनों सैनिकों के बीच भारी गोलाबारी जारी है, जिसमें अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। दरअसल लिसिचांस्क डोनेट्स्क क्षेत्र में पड़ता है और लुहांस्क के साथ मिलकर यह एक औद्योगिक क्षेत्र डोनबास बनाता है। ठीक एक सप्ताह पहले रूसी सैनिकों ने सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जा कर लिया था। जानकारों के मुताबिक पूर्वी क्षेत्र में लिसिचांस्क को खोना यूक्रेन के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लिसिचांस्क को हारने का मतलब साफ है कि अब डोनबास क्षेत्र में संघर्ष लड़ाई खत्म हो जाएगी। हालांकि डोनेट्स्क के पास बड़े शहरी इलाकों पर अभी भी यूक्रेन का नियंत्रण है। इन इलाकों में यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेलना होगा, ताकि यूक्रेनी बल दोबारा कब्जे की कोशिश करने में कामयाब न हो सके। लेकिन संघर्ष की प्रकृति को देखते हुए ऐसा मुश्किल लगता दिख रहा है। और वहीं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने सोमवार को कहा कि युद्ध के बाद ईयू यूक्रेन के पुनर्निर्माण के समन्वय के लिए एक पुनर्निर्माण मंच स्थापित करेगा। स्विस लुगानो में यूक्रेन रिकवरी सम्मेलन में वॉन डेर लेयन ने कहा कि मंच का उपयोग निवेश की जरूरतों को पूरा करने, कार्रवाई और चैनल संसाधनों के समन्वय के लिए किया जाएगा। मंच देशों, संस्थानों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाएगा। इसमें यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और यूरोपीय निवेश बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होंगे। यूक्रेन रिकवरी सम्मेलन को संबोधित करते हुए ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा कि उनका देश वर्तमान में एक नए कानून पर काम कर रहा है, जो रूस और रूसी कुलीन वर्गों से जब्त धन को यूक्रेन के पुनर्निर्माण में लगाने की अनुमति देगा। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्यामगल ने कहा कि यूक्रेन को बहाली योजना के लिए 750 अरब डॉलर की जरूरत है। और अब बात यूरोप की। डेनमार्क में कोपेनहेगन में शांत वातावरण के माहौल में गोलियों की तड़तड़ाहट ने हंगामा मचा दिया। दरअसल डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के एक मॉल में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और गोलीबारी में कई अन्य लोग घायल भी हो गए। घटना के बाद मॉल के बाहर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए। वहीं पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस फिलहाल इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि इसमें कोई शामिल था या नहीं। इस पूरी घटना से जुड़े तमाम पहलुओं को इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन की शांत शाम करीब 5:30 बजे थे। एक शॉपिंग मॉल अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक कई लोग अंधाधुंध गोलीबारी की चपेट में आ चुके थे। हर तरफ चीख पुकार थी, लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन हमलावर मासूमों के खून से होली खेलने का काम जारी रखे हुए था। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घटना के सिलसिले में एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं कि इसमें कोई अन्य शामिल था या नहीं। अदालत ने हमलावर को पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस प्रमुख ने कहा कि घटना के आतंकवादी कृत्य होने की संभावना से तुरंत इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि मॉल के अंदर
कई जगहों पर फायरिंग हुई। De 3 dræbte, मामले की व्यापक जांच की जा रही है। अब तक जांच में ये पता नहीं चल पाया है कि हमलावर ने इस कृत्य को किसी और के साथ अंजाम दिया है या उसका कोई और मददगार भी है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश पर एक क्रूर हमला किया गया है। उन्होंने कहा, मैं डेनमार्क के लोगों को इस कठिन समय में साथ खड़े होने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। डेनमार्क के शाही परिवार ने गोलीबारी के बाद एक बयान जारी करके एकता और देखभाल पर जोर दिया। बयान में कहा गया कि हमारी गहरी संवेदनाएं पीड़ितों, उनके परिवारों और त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। हमले में निर्दोषों को निशाना बनाया गया है। बच्चे, युवा, वयस्क एक संगीत कार्यक्रम का आनंद लेने जा रहे थे, खरीदारी कर रहे थे, अपनी गर्मी की छुट्टियां शुरू कर रहे थे और कुछ ही मिनटों में जो एक अच्छी शाम होनी चाहिए थी वह सबसे बुरे सपने में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शूटिंग के बाद खरीदार मॉल से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। बिल्कुल पागलपन का माहौल था। गोलियों की आवाज लगातार कानों में गूंज रही थी। दुकानदार तो दुकान बंद किए बिना मॉल से भाग रहे थे। एक चश्मदीद ने बताया कि पहले ऐसा लगा कि कोई चोर है, फिर अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। फिर उसने स्टोर के अंदर काउंटर के पीछे छुपकर खुद को बचाया। हाँ, ये भयानक था क्योंकि वो मुझे बुला रही थी, पिताजी पिताजी, फील्ड में गोलियां चल रही हैं, शूटिंग हो रही है, मैं भाग रही हूँ। मैंने बैकग्राउंड में सुना क्योंकि उसने कहा कि ठाएं ठाएं, कुछ ऐसा था जो मैं सुन सकता था। जिस मॉल में गोलीबारी की घटना हुई उसके पास ही पॉप स्टार हैरी स्टाइल्स का रॉयल एरिना में कंसर्ट होने वाला था। इससे महज चंद घंटों पहले गोलीबारी की यह घटना हुई। इसके बाद वो शो भी स्थगित कर दिया गया, हालांकि उसकी सभी टिकटें बिक चुकी थीं। इससे एक सप्ताह पहले नॉर्वे के ओस्लो शहर के पास एक समलैंगिक बार में एक बंदूकधारी द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 21 लोग घायल हुए थे। और इटली में अल्पाइन ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। उसकी चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई, 8 अन्य लोग घायल हो गए। 18 लोग बर्फ और चट्टानों के मलबे में फंसे हैं। अल्पाइन बचाव सेना के प्रवक्ता के अनुसार ये घटना पुंटा रोका के पास मरमोलाडा पर्वत पर हुई। ये इटालियन डोलोमाइट्स में सबसे ऊंचा पर्वत है। मरमोलाडा की ऊंचाई 11,000 फीट है। फंसे लोगों को निकालने के लिए 5 हेलीकॉप्टर और खोजी श्वानों की मदद भी ली जा रही है। ग्लेशियर टूटने की घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जानकारों के मुताबिक पिछले महीने इटली में भीषण गर्मी पड़ी थी, जिसकी वजह से ग्लेशियर टूटने की घटना हो सकती है। इटली के अल्पाइन पर्वत के एक हिस्से पर प्रायोगिक रूप से तिरपाल बिछाकर उसे सूर्य से बचाने का जतन किया जा रहा है। ग्लेशियर टूटने की घटना आगे ना हो, इसके लिए प्रशासन तिरपाल बिछाकर घटना को टालने का प्रयास कर रही है। और तुर्की सरकार की एजेंसी टर्किश स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक तुर्की में महंगाई दर जून में 78.62% पर पहुंच गई है। यह पिछले 24 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई दर है। एजेंसी के मुताबिक मासिक महंगाई में सबसे कम बढ़ोतरी 0.8% और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी घरेलू सामान में 16.51% हुई थी। रॉयटर्स के मुताबिक जून में 78% से अधिक महंगाई जाने की आशंका जताई गई थी। संभावना है कि इस साल के अंत तक महंगाई 70% से कुछ कम हो सकती है। जून में महंगाई की दर 1998 के बाद से सबसे ज्यादा है। तब महंगाई दर 80.4% तक पहुंच गई थी। वित्त मंत्री निरुद्दीन नेबाती ने ट्विटर पर मई में महंगाई के आंकड़े जारी करते हुए कहा था कि महंगाई अब नीचे जानी शुरू हो गई है। मई में ये दर 73.5% थी। और अब बात अमेरिका की। अमेरिका में ओहायो के एक्रोन शहर में पुलिस वालों ने एक अश्वेत व्यक्ति पर गोलियां बरसा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इस घटना का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 25 वर्षीय अश्वेत जैलेन वॉकर का पीछा करते हुए उसे मारते हुए इसमें देखा जा सकता है।
प्रशासन का कहना है कि जैलेंड वॉकर ने पहले उनकी कार से उन पर गोली चलाई थी और उन्हें डर था कि वो फिर से गोली चलाने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन की अपनी दलील है कि इस तरह की दलील प्रशासन की तरफ से दी जा रही है, लेकिन लोगों में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है और प्रदर्शनकारी न्याय विभाग के सामने डेरा डाले हुए हैं। प्रदर्शनकारी इसे मौत नहीं बल्कि पॉइंट ब्लैंक पर की गई हत्या बता रहे हैं। न्याय, कार्रवाई और वास्तविक समाधान, इन्हीं मांगों के साथ ओहायो के अक्रोन शहर की गलियां प्रदर्शनकारियों से अटी पड़ी हैं। पुलिस पर एक निहत्थे अश्वेत युवक को गोलियों से भूनकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने घटना का जो वीडियो जारी किया है उससे भी किसी हद तक इसकी पुष्टि होती है। पुलिस वालों ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 60 राउंड फायरिंग की। इस वीडियो में 8 पुलिस वालों को उस युवक पर गोली बरसाते हुए देखा जा सकता है। अक्रोन की पुलिस ने घटना से जुड़े कई वीडियोस जारी किए हैं। इसमें 25 वर्षीय अश्वेत जैलेंड वॉकर का पीछा करते हुए उसे मारते देखा जा सकता है। प्रशासन का कहना है कि पुलिस का मानना है कि जैलेंड वॉकर ने पहले उनकी कार से उन पर गोली चलाई थी और उन्हें डर था कि वह फिर से गोली चलाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पुलिस ने वॉकर पर इतनी बार गोलियां दागी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि वॉकर के शरीर पर 60 से अधिक घाव के निशान पाए गए हैं। We do not know the exact number of rounds. हमें सही पता नहीं है कि पुलिस ने कितने राउंड फायरिंग की थी। इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि वीडियो के आधार पर मुझे लगता है कि ये संख्या अधिक होगी। कई राउंड फायरिंग हुई है और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर जांच के अंत में संख्या मीडिया में प्रसारित संख्या के अनुरूप हो, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। प्रदर्शनकारी न्याय विभाग के सामने डेरा डाले हुए हैं। प्रदर्शनकारी इसे मौत नहीं बल्कि एक पॉइंट ब्लैंक पर की गई हत्या बता रहे हैं। गोलीबारी में 8 पुलिस वाले शामिल थे। इनमें से 7 श्वेत और 1 अश्वेत थे। मामले के तूल पकड़ने के बाद उन्हें सवैतनिक प्रशासनिक अवकाश पर भेज दिया गया है। परिवार के वकील का कहना है कि पुलिस ने वॉकर पर तब भी गोलियां चलाई जब वह जमीन पर थे और प्राथमिक उपचार देने से पहले उन्हें हथकड़ी लगाई गई। हम जानते हैं कि उन्होंने उसे हथकड़ी लगाई और उसे पीठ के बल घसीटा। 60 या 90 राउंड की गोलीबारी के बाद वे जीवन बचाने के किसी प्रकार के उपायों का प्रयास करते हैं। ये बेहद निराशाजनक है। पुलिस के अनुसार जैलेंड वॉकर की कार को 27 जून की रात 12:30 बजे नियमित जांच के लिए रोका गया। तभी कार से फायर की आवाज सुनाई दी। कार से एक शॉट सुना गया और एक ट्रैफिक कैमरे ने मजल फ्लैश के रूप में दिखाई देने वाली चीज को कैद कर लिया। ये घटना ट्रैफिक कैमरे में एक मजल फ्लैश की तरह कैद है। पुलिस कैमरे में मास्क में एक व्यक्ति को कार से बाहर निकलकर पार्किंग की ओर भागते हुए देखा जा सकता था। अधिकारियों द्वारा फायरिंग करने से पहले लगभग 10 सेकंड तक उनका पीछा किया गया। एक अधिकारी ने स्टैन गन से फायर किया, लेकिन वो मिस हो गया। ओहायो स्टेट ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वॉकर की मौत की जांच कर रहा है। अमेरिका में कानून प्रवर्तन द्वारा श्वेत पुरुषों और महिलाओं की हत्या का ये नया मामला नहीं है, बल्कि वर्षों से इस श्रृंखला में ये सबसे नवीनतम केस है। आलोचकों का कहना है कि 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या सहित ये सभी घटनाएं न केवल नस्लवादी हैं बल्कि अनुचित भी। जॉर्ज फ्लॉयड की घटना ने पुलिस की बर्बरता और नस्ली अन्याय के खिलाफ वैश्विक विरोध को हवा दी है। और आइए बात करते हैं एशिया की। भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। देश के पास तेल खरीदने का पैसा नहीं है। इस कारण पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई है। ऊर्जा मंत्री देश के ईंधन भंडार को लेकर कड़ी चेतावनी उन्होंने जारी की है। उन्होंने कहा है कि देश में डीजल और पेट्रोल बहुत कम बचा है। उन्होंने कहा अगला पेट्रोल शिपमेंट 22 और 23 जुलाई के बीच होने की उम्मीद है। विजय से केरा ने चेतावनी दी है कि देश के पास नियोजित ईंधन और कच्चे तेल के आयात के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है।
और उन्होंने आगे कहा कि श्रीलंका का केंद्रीय बैंक ईंधन खरीद के लिए केवल 125 मिलियन डॉलर की आपूर्ति कर सकता है, जो कि निर्धारित शिपमेंट के लिए आवश्यक 587 मिलियन डॉलर से बहुत कम है। विजय केरा ने कहा कि इस साल की शुरुआत में की गई खरीदारी के लिए देश पर 7 आपूर्तिकर्ताओं का 80 करोड़ डॉलर बकाया है। ऊर्जा संकट को देखते हुए श्रीलंका के शिक्षा मंत्रालय ने 4 जुलाई से खुलने वाले सभी सरकारी और राज्य सरकार द्वारा संचालित निजी स्कूलों की छुट्टी 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। श्रीलंका के मंत्री ने कहा है कि अगले अवकाश अवधि में स्कूल छूटे हुए सिलेबस का कवर करेंगे। और बता दें कि इससे पहले भी 18 जून को श्रीलंका सरकार ने आने वाले सप्ताह के लिए सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की थी। और मूसलाधार बारिश के कारण ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में भीषण बाढ़ आने की आशंका के मद्देनजर वहां और उसके आसपास रहने वाले 30,000 से अधिक लोगों को सोमवार को अपने घरों को खाली करने या अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। शुक्रवार से जारी मूसलाधार बारिश के कारण बांध भर चुके हैं और नदियों के तटबंध टूट जाने के कारण शहर के 50 लाख लोगों को 1.5 साल में चौथी बार बाढ़ की आपात स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आपातकालीन प्रबंधन मंत्री मुरे वॉट ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प से कहा, हमारे पास नवीनतम जानकारी ये है कि इस बार बाढ़ की विभीषिका इन क्षेत्रों में 18 महीने पहले आई बाढ़ की तुलना में भयंकर होने की आशंका है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो के प्रबंधक जेन गोल्डिंग ने बताया है कि सिडनी के उत्तर में न्यू कैसल और सिडनी के दक्षिण में वोलोंगोंग के बीच के कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में 1 मीटर से अधिक बारिश हुई है। वहीं कुछ इलाके में 1.5 मीटर से अधिक वर्षा हुई है। और उज्बेकिस्तान के कराकल्पस्तान में हालात इन दिनों बेहद खराब हो चले हैं। दरअसल उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों से प्रभावित कराकल्पस्तान स्वायत्त शासी इलाके में 1 महीने के आपातकाल की घोषणा कर दी है। इस इलाके में 1 हफ्ते पहले संवैधानिक सुधारों की योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जबकि राष्ट्रपति मिर्जियोयेव का ये कह चुके हैं कि कराकल्पस्तान स्वायत्त शासी इलाके का स्वायत्त शासी दर्जा बरकरार रहेगा। कराकल्पस्तान उज्बेकिस्तान का एक स्वायत्त क्षेत्र इन दिनों विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। कारण एक संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव है। आलोचकों का मानना है कि इससे प्रांत के चरित्र प्रभावित होगा। हालांकि राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने भरोसा दिलाया है कि स्वायत्त कराकल्पस्तान की कानूनी स्थिति से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सरकार द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को लेकर स्वायत्त क्षेत्र में भारी विरोध देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतर गए। गुस्साई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने भी मोर्चा संभाला। हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 243 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामले में 516 लोगों को गिरफ्तार किया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। स्थिति से निपटने के लिए राज्य में 1 महीने तक आपातकाल लागू कर दिया गया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार आपातकाल की स्थिति 3 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगी। सेना की गाड़ियां गश्त कर रही हैं। सुरक्षा बल चौकन्ने और सतर्क दिखाई दे रहे हैं। कराकल्पस्तान गणराज्य के पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगाए जाने की सूचना है और स्थिति शांत होने लगी है। मुझे लगता है कि स्थिति स्थिर होने लगी है, लेकिन एक और तरह का खतरा है। कराकल्पकों और उज्बेकों के बीच जातीय संघर्ष के कई मामले सामने आए हैं। बिगड़ती स्थिति के बीच राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने राजधानी नुकस का दौरा किया। प्रदर्शनकारियों के गुस्से को शांत करने के लिए उन्होंने विश्वास बहाली की दिशा में कई घोषणाएं भी की, लेकिन साथ ही उन्होंने विरोधियों पर झूठे नारों के पीछे छिपने और स्थानीय सरकारी निकायों की इमारतों को जब्त करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि नुकस में सार्वजनिक व्यवस्था बहाल कर दी गई है। वहीं संवैधानिक संशोधन के खिलाफ विरोध का आह्वान करने वाले स्थानीय ब्लॉगर की रिहाई की मांग को लेकर सैकड़ों लोग सेंट्रल मार्केट में जमा हुए। इस बीच रूस ने इसे उज्बेकिस्तान का आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि उज्बेक नेतृत्व द्वारा इसे हल करने का भरोसा जताया है। उज्बेकिस्तान हमारा सहयोगी देश है। ये मित्र और बहुत महत्वपूर्ण भागीदार है। ये उनका आंतरिक मामला है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि उज्बेकिस्तान का नेतृत्व इन समस्याओं का समाधान निकाल लेगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि 1 जुलाई को कराकल्पस्तान के कुछ नागरिकों ने गणतंत्र में किए जा रहे संवैधानिक सुधारों की गलत व्याख्या के परिणाम स्वरूप नुकस में विरोध किया। उज्बेकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 21
और 70-75 के अनुसार कराकल्पकस्तान उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है और उज़्बेकिस्तान से इसकी स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह सिर्फ संसद की सहमति से ही आयोजित किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि संविधान उन्हें उज़्बेकिस्तान से अलग होने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 70 से 75 में संशोधन के प्रस्ताव से कराकल्पकस्तान के लोग नाराज हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनकी संप्रभुता पर आ जाएगी और उज़्बेकिस्तान छोड़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा। इस बीच उज़्बेकिस्तान की संसद ने संवैधानिक कानून के मसौदे पर सार्वजनिक चर्चा की अवधि को 10 दिनों के लिए बढ़ाने के लिए मतदान किया। और अब बात विश्व संस्कृति की। कोरोना महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ने के बाद से कई तरह के मजेदार वीडियो सामने आ चुके हैं। अभी ताजा और बेहद दिलचस्प वीडियो लंदन से सामने आया है, जहां ब्राजील के एक पत्रकार अपने छोटे बच्चे के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। आप भी देखिए कि आखिर माजरा क्या है। हालिया दिनों लंदन में टेलीविजन पर एक लाइव शो के दौरान ब्राजील के एक पत्रकार फिलिप कीलिंग रिपोर्टिंग कर रहे थे कि अचानक एंकर और गेस्ट को फिलिप कीलिंग के पास किसी बच्चे की आवाज ने चौंका दिया। लाइव शो के दौरान ही पूछने पर पता चला कि फिलिप का बेटा लुकास उनके पास ही है और परेशान कर रहा है। एंकर ने उन्हें पहले बच्चे को संभालने और रिपोर्टिंग खत्म करने को कहा, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। जब तक फिलिप अपना काम पूरा करते, उसने अपनी अटखेलियों से शो लूट लिया। फिलिप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जबकि उनकी पत्नी एक जरूरी ऑफिशियल मीटिंग में थी और नन्हा लुकास डे केयर सेंटर नहीं जा सका था। इस घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साथ ही एक और चीज चर्चा का विषय बन गई। कामकाजी अभिभावकों के बच्चों के पालन पोषण में एक पिता की भूमिका। बहरहाल अब फिलिप और उनके बच्चे लुकास का ये वीडियो वायरल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और इसी के साथ खबर दुनिया की में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।